नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नवीन साख। हमारा टॉपिक रहेगा मॉनेटरिज्म, जिसे हम अर्थवाद कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, SGR एजुकेशन। और अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप SGR कॉमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज देख सकते हैं। और अगर पेड सब्सक्रिप्शन में आते हैं तो आप नवीन साख लाइव 10% डिस्काउंट जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, मॉनेटरिज्म जो है ये सबसे पहले टर्म यूज की थी ब्रुनर ने 1968 में। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो है कि आप सबसे पहले इसे एक इकोनॉमिक थॉट के साथ ले आए, जो कि ये कहती है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे बड़ा सोर्स है, और उसके डिसरप्शंस का भी। मतलब कि मनी को कैसे डिसरप्ट किया जाता है, जैसे जब महंगाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली मनी वैल्यू कम होती है, तो उसके डिसरप्शन का भी सोर्स है। और साथ ही साथ ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि टारगेट करना ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई को, ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो पहला तो ये इकोनॉमिक थॉट हो गया कि क्वांटिटी ऑफ मनी मेजर सोर्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए और उसके डिसरप्शन के लिए भी। और साथ ही साथ ये मानना कि टारगेट करना ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई को सबसे बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है। दूसरा जो मॉनेटरिज्म ये टर्म जो है ये इकोनॉमिक्स के लिए भी यूज की जाती है, जो कि आपके ज्यादातर इस थॉट के इकोनॉमिक्स हुआ करते थे। मिल्टन फ्रेडमैन, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्यादातर जो है इसमें बिलीव किया गया था। तो ये जो पैराडाइम था इसने 1960 में बड़ी पॉपुलैरिटी बटोरी, और इसे जो है क्लोजली रिलेट किया गया कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है ये कहीं ना कहीं उसको दर्शाता है, जो बिलीव करती है कि भाई लेजर फायर एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब कि इकोनॉमी को जो है बिना किसी इंटरवेंशन के खुला छोड़ देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी चीज को रेगुलेट ना करें, और जो है फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्री फ्लो रहे। और ये एक बेस्ट वे होगा कि जितना कम पब्लिक इंटरवेंशन होगी, जितना कम एजेंसी या गवर्नमेंट के बेसिस पे इंटरवेंशन होगी, उतना ही अच्छा कंपेटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा, जो कि केनेजियन इकोनॉमिक्स से जो है वो केन्स की इकोनॉमिक्स से बेहतर होगा। तो उनका ये कहना, क्योंकि कुछ मॉनेटरिस्ट ऐसे थे जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को ज्यादा इफेक्टिव मानते थे और गवर्नमेंट कंट्रोल को भी मानते थे कि होना तो चाहिए लेकिन एक हद तक ही होना चाहिए। ज्यादातर लेजर फायर में बिलीव करते थे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो मॉनेटरिस्ट या मॉनेटरिज्म की थॉट के थे। और साथ ही साथ सिंस मॉनेटरिस्ट ये बिलीव करते थे कि क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी ज़्यादा जैसे कह सकते हो कि तरजीह देना चाहिए हमें मुकाबले कि आप फिस्कल पॉलिसी को कहें, तो वो मॉनेटरिस्ट का मानना था कि फिस्कल पॉलिसी कम इफेक्टिव होती है मॉनेटरी पॉलिसी के मुकाबले। और हम क्योंकि इसका रीज़न वो ये कहते थे कि लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होती है मनी डिमांड की। अगर आप फिस्कल पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है मनी डिमांड से। और यही कहना था कि ISLM मॉडल में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो मॉनेटरिस्ट ये कहते हैं कि IS कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, जो कि केन्स ने यूज़ किया था। अब आपको पता है कि केन्स ने इस तरीके से जो है वो IS कर्व को दर्शाया था, और उन्होंने ये कहा था। और LM कर्व के मुकाबले उन्होंने जो है मॉनेटरिस्ट जो व्यू के लोग थे उन्होंने LM कर्व को ज्यादा इनइलास्टिक बताया। तो आपको केन्स की इकोनॉमिक्स में याद होगा कि LM कर्व इस तरीके से बनाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें इससे ज्यादा इनइलास्टिक होगा क्योंकि कम फर्क पड़ेगा LM कर्व पे, और IS कर्व जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगा, उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये कहना था मॉनेटरिस्ट व्यू के लोगों का। ये एक रीजन है। अगर आप चाहते हैं कि ISLM पढ़ना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं ISLM आपको एक वीडियो में करा दूंगा, उसमें आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे जब मैं उसे इलैबोरेटेड वे में समझाऊंगा। और अगर आप और भी कोई टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो ना तो उसको कमेंट जरूर करा करिए, आप टॉपिक का नाम लिखा करिए, वो एक बहुत अच्छे सजेशंस के रूप में सामने आता है हमारे लिए। सो ये एक रीजन है कि जब मॉनेटरिस्ट ISLM को आप यूज करते हो तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो क्रिएट करती है फिस्कल पॉलिसी, ये एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट डाल देती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिससे कि जो होता है ना, जैसे सरकार खर्च कर रही है, जो पब्लिक स्पेंडिंग है, जो अथॉरिटीज खर्च कर रही है, उसकी
उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है अगर आप मॉनेटरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। इवन दो मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है कि उसके इफेक्ट थोड़ा समय लेते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये मॉनेटरिस्ट खुद भी मानते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि मॉनेटरिज्म सबसे पहले ब्रुनन ने 1968 में यूज़ करी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ज़्यादा हम मॉनेटरी पॉलिसी में बिलीव करते हैं और हम बिलीव करते हैं कि पॉपुलैरिटी जब इसकी 1960 में बढ़ी पैराडाइम की, तो उन्होंने यही कहा कि जो फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट्स हैं, साथ ही साथ जो एक लिमिटेड पब्लिक इंटरवेंशन होना चाहिए, इससे कंपेटिटिव सिस्टम अच्छा होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी का उनका ज़्यादा इफेक्टिव मानना, आईएसएलएम कर्व के अंदर उनका कहना कि जो आईएस कर्व है वो ज़्यादा आपका इलास्टिक रहेगा मुकाबले की जो केन्स ने दर्शाया था इस तरीके से, जो मैंने आपको फिगर में ये आईएस कर्व अभी इसमें बताया है। और उन्होंने कहा कि जो एलएम कर्व है वो ज़्यादा इनइलास्टिक होगा मॉनेटरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आईएसएम मॉडल में। तो इनके कुछ इंटरप्रिटेशंस भी है जो कि फिलिप्स कर्व में किस तरीके से होती है, बाकी कर्व्स में। तो आप बोलेंगे तो मैं आपको आईएसएलएम सबसे पहले करा दूंगा और उसमें आप इसको सीख सकते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। ये मॉनेटरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस आगे यूं ही मिलते रहें। और मेरी कोशिश है कि मैं रेगुलर कंटेंट जो है वो जितना आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ ज़रूर करूँ। शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।